नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह राजावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखा है, 1.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपये पर प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज कौन सा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है? तो 3,676.31 रुपये वार्षिक ब्याज है। ब्याज देता है, मतलब इतना ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। देखो दोस्त, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, हमको लेना होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का लेना है रेशियो। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या ले लो, रेशियो ले लो। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपये है, बोलो हाँ क्या ना, सब बिल्कुल सही बात। और अमाउंट निकालने के लिए इंटरेस्ट को उसमें जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, तो जाएगा 13,676.31, है ना। अब मैं यहाँ से पॉइंट को काटूंगा, यहाँ से पॉइंट को जब बढ़ाऊंगा तो 2 जीरो यहाँ लग जाएंगे। लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अब आ जाओ, देखो ये तो लिखा है, अब हमें क्यूब रूट करना है, क्योंकि 3 साइकिल बनेंगी 6-6 महीने की। 1.5 वर्ष बोला है ना, 1.5 वर्ष में 6-6 महीने की 3 साइकिल बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से लग रहा है, मतलब 6 महीने पे ब्याज लगेगा। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि सर ये 3 जीरो लग रहे हैं, मतलब ये 100 का क्यूब लिखा हुआ है। किसका क्यूब है? 100 का क्यूब। अब ये किसका क्यूब रूट है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए कम कर सकते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछता 110 का क्यूब बताओ, तो आप बताते सर 1,3,3,1 और 000। मैं आपसे बोलता कि 120 का क्यूब बताओ, तो आप बोलते सर ये होगा 1,728,000, है कि नहीं। और ये वही वैल्यू किसके बराबर है? 13,676, मतलब इससे तो बड़ी है, इससे छोटी है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं 110 और 12 के बीच में होगा, कहीं होगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये देखो, यूनिट रेट 1 आ रहा है, तो एक ही नंबर ऐसा है जिसका यूनिट जिसका क्यूब रूट क्यूब करोगे तो 1 यूनिट रेट 1 आएगा, और वो होगा दोस्त 111। वरना आप किसी का भी करके देख लो, नहीं आने वाला। समझ गए भी मेरी बात, करी समझे सर, बिल्कुल सही बात है। बस यहाँ से मेरा क्वेश्चन हो गया आसान, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, क्यूब रूट करेंगे इसका, तो यहाँ से 100 बाहर आया, और यहाँ से आया 111, तो 100 से कितना हो गया? 11 रुपये ब्याज मिला 100 पे, गुणा 100, तो ये आ गया 11%। क्या आ गया? 11%। लेकिन जो 11% है जो दोस्त, ये क्या है, 6 महीने की है ना, अर्धवार्षिक रेट है, तो पूरे साल की कितनी होगी? इसका दुगना, यानी 22%। तो आपका जो आंसर आएगा वो आ गया 22%। ठीक है ना दोस्त। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लेने वाला, और समझाने में भी टाइम लगता है, वरना तो और जल्दी भी हो सकता था। ठीक है ना, मैं इतना देखता ही नहीं हूँ। चलो, बोला दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक कितना है? उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक 7 है। एक संख्या 21 है, दूसरी संख्या बताओ। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 21, गुणा दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, एक्स मान लो। एलसीएम एलसीएम 147 है, और महत्तम समवर्तक 7 है। 7 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 × 4 = 12, 3×9 = 27। एक्स की वैल्यू आ गई 49। बोला निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें जो 1/64 से उसी अनुपात में है, जिस अनुपात में 4:7, 5/16 अनुपात में। देखो, अनुपात बराबर बोल रहा है, तो बराबर बोला है कि जिस अनुपात में x अनुपात में 1/64 है, उसी अनुपात में 4/7 अनुपात 5/16 है। ठीक है, तो मतलब बोल सकता हूँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 64 ऊपर जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये यहाँ से बनेगा 64x बराबर, है ना। समझ रहे हो ना ये क्या किया है मैंने? तो भैया 1/1 मान लेंगे और 1/16। ठीक है, तो दूर वाले का मल्टीप्लाई दूर वाले से, पास वाले का पास वाले से होता है। ऐसे ही 16 × 4 करेंगे, 16 × 4, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा? 7 × 5। अब देखो, 16 × 4 = 64, 64 से 64 खत्म, एक्स बराबर बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 7×5 = 35। ये आपका आंसर आ गया 1/35। ठीक है, अब तो धीरे, इतना समझ, मेरे हिसाब से इतना धीमे तो आपको समझ में आ रहा होगा यार। ठीक है, आगे देखेंगे, नई पेन ले लेते हैं। एक मूल्य 5% की कमी की जाती है, उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह अपरिवर्तित रहे? अब देखो, आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है कि प्राइस इनटू कंजप्शन। जितना प्राइस है और जितना आपने कंजप्ट किया है, वही तो आपका खर्चा होता है, वही सीधी सी बात है यार। लेकिन खर्चा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट खर्चे की बात नहीं कर रहा, खर्चा तो कांस्टेंट है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि प्राइस का जो रिलेशन है वो इससे डायरेक्टली इन्वर्सल होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी अगर, यदि खर्चा बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। खर्चा कितना कम, खर्चा कम हो रहा है, मूल्य में क्या हो रही, कमी हो रही है, यानी मूल्य 20 से क्या हो रहा है, 19 हो रहा है, क्योंकि 5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/20। तो खर्चा क्या होगा? 19 से 20 हो जाएगा, सॉरी, उपभोग 19 से 20 हो जाएगा। तो कितनी वृद्धि? 1 पर बटे 19 गुणा 100। तो ये करेंगे, 100 का डिवाइड देंगे 19 में, तो 19×5 = 95, है ना। 5 से 21 शुरू है, बस सवाल खत्म हो गया मेरा। ठीक है,
चलो आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 36 से विभाज्य नहीं है? 36 मतलब 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, है ना। देखो 4 से तो सारे ही कट रहे हैं, तो 9 का देखो, तो 3 3 6, 7 6 13 और 13 6 19, ये अंकों में नहीं कट रहा, बस यही मेरा आंसर है। नहीं कटने वाला पूछा है ना। मतलब ये दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी संगत वजह बताओ। देखो कोई भी अनुपात रहा होगा तो उसका स्क्वायर किया होगा तभी तो ये आया होगा, तभी तो एरिया निकलता है भाई। वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। मतलब भुजा ए रही होगी तो इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो चार, तभी तो आए होंगे दो स्क्वायर के। तो अगर अपन को साइड पे जाना है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों का क्यूब रूट, 4 का क्यूब रूट 2 और 9 का 3, अनुपात आ गया 2:9। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 छक 18, हासिल है 3 में 27, एक 28, 288 प्लस 4 एकम 4, 4 दूनी 8 माइनस 3 चौक 12, 12 से 12 गया 288, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला एक वस्तु को 30% छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा यदि उसे पहले 15-45% लाभ पर बेचा जा रहा होगा। मतलब 100 की चीज़ थी, 145 बेची जा रही होगी लाभ पर। अब इस पर 30% छूट देते हैं। देखो 14 का 10% कितना होगा, 4.5। 20% कितना होगा 29, 30% कितना होगा 43.5। 43.5 की छूट देंगे तो कितने में बेच रहे होंगे भाई, एक भाई 1.5 यानी 105, यानी एक वही बेचेंगे अपन 101.5 में, तो यानी कितना प्रॉफिट होगा 1.5 का, यानी अब आएगा 1.5 का प्रॉफिट है। ठीक है ना। वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 125 75 150 70 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। देखो 25 से 75 से कट रही है नंबर से, तो मतलब लास्ट के दो अंक 25 से 50 होने चाहिए, लास्ट के दो अंक 50 हैं, तो बस यही मेरा आंसर हो गया। बाकी कोई एक भी नहीं है, अगर होता कोई और तो पर मुझे और भी नियम लगाने पड़ते, लेकिन मेरा काम इसी से चल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई और कट ही नहीं रहा है। बोला रमेश विक्रम से 4 वर्षों के लिए 7.5% पर वार्षिक तरलता ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि उधार लेता है। यदि रमेश को 18,600 रुपये का कुल ब्याज चुकाना है तो मूलधन कितना है। अच्छा मुझे बताओ, एक बार बताओ, एक साल में 7.5%, 2 साल में 15, तो 4 साल में 30% ब्याज मिलेगा। और यही 30% की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, इसकी 30% वैल्यू है 18600 के बराबर। आपको निकालना क्या है, 100% निकालना है। ठीक है ना, जीरो से जीरो खत्म हो गया, 3 से काटेंगे, 3 छः 18, 3 दूनी 6 और 2 3 जीरो ये लगा देंगे, 62,000 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है आर और एस मिलकर किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, आर प्लस एस 60 दिनों में कर सकते हैं। एस प्लस टी इस काम को 90 दिनों में कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और आर एस टी सब मिलकर, यानी आर प्लस एस प्लस टी ये मिलकर तीनों दिनों में कितने दिनों में कर रहे हैं भैया, 45 दिन लग रहे हैं। एलसीएम ले लो, सब एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा 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 नंबर पकड़ो। अब देखो क्या 60 90 को काटेगा, नहीं काटेगा, 45 तो काट रहा है, तो 90 का अगला मल्टीपल क्या होगा 180। 60 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 45 से कटेगा, 90 से कटेगा, तो बस 180 मेरा एलसीएम आ गया। ये आएगा 3 बार, ये जाएगा 2 बार और 45 से 4 बार। ठीक है, बोला है आर और टी कितने देर में करेंगे। देखो आर और टी की वैल्यू पूछा है ना, तो आर और टी की पूछा है। अच्छा मुझे बताओ, आर प्लस एस की अगर क्षमता 3 है, आर प्लस एस की क्षमता 3 है, उनकी टी, तो टी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है क्या नहीं। और एस और टी की क्षमता अगर 2 है और तीनों की 4 है, एस और टी की 3 है, तो आर की क्षमता कितनी निकलेगी, तो आर की क्षमता भी 2 निकलेगी। अब बस आर और टी की निकला ही ना 3। अब 3 क्षमता से ये पूरा काम कितने दिनों करेंगे, 3 छः 18 होता है, 60 दिन लग जाएंगे, है कि नहीं। समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन था वैसे तो। विकास दो साइकिलों को पहली 15,000 रुपये और दूसरी 14,000 रुपये पर खरीदता है। वो दोनों साइकिलों को पहली 10% प्रतिशत पर लाभ पर, दूसरी 20% प्रतिशत पर, हाँ दूसरी हानि पर बेचता है। कुल लाभ या हानि बताओ। देखो परसेंट नहीं पूछा ना, तो डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकालो बस। ये होता 15,000 को क्या हो रहा है 10% का लाभ, तो 15,000 पर 10% का लाभ मतलब 1,500 रुपये लाभ मिला होगा। दूसरे को 14% के लॉस पर बेच रहा है, 14,000 की चीज़ को क्या कर रहा है 20% की हानि पर, तो इसका 20% कितना होगा 28, यानी 2,800 रुपये का लॉस होगा इसको। नहीं कितने का अंतर आ रहा है, कुल मिला के ओवरऑल उसको 1,300 रुपये का लॉस हो जाएगा। बस यही पूछा था कि 1,300 की क्या होगी, हानि होगी, खत्म सवाल। आगे क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, उस पर दी जाने वाली छूट 25% है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो विक्रय मतलब 25% छूट दी होगी, मतलब कोई 4 की चीज़ कितने में दी होगी 3, और यही 3 किसके बराबर है 81 75 के, तो 81 75/3 और गुणा 4 की वैल्यू निकाल लो, 4 अंकित मूल्य है। तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 गुणा 4, 4 पंचे 20, हंसलाई 2, 4 दूनी 8, 2 10, हंसलाई 1, 4 7 28, 29। कौन आ रहा है, ये 9 दे दिया। ठीक है, चलो पूरा सॉल्व नहीं करना है दोस्त, है ना,
सॉल्व करने के आंसर नहीं मिलेंगे, सही क्वेश्चन करने के आंसर मिलेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमन 16 घंटे में काम एक निश्चित दूरी तय करता है 16 घंटे में, ध्यान रखना। 5 घंटे की वृद्धि करके वह समान दूरी 14 घंटे में तय कर सकता है, दूरी ज्ञात करें। अब देखो, अगर डिस्टेंस समान है, जब डिस्टेंस सेम होती है तो टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स होता है। ये दे रखा है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम निकालेंगे तो रेशियो में काट रहा हूँ डायरेक्ट, तो ये 8 और 7 हो जाएगा। 8 ये 7 बार टाइम का रेशियो है, 8:7। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:8। हमारे हिसाब से कितनी वृद्धि हुई? 1 की, उसके हिसाब से 5 की। तो पहली स्पीड कितनी थी? 35। अब 35 स्पीड से कितना टाइम लगता था? 16 घंटे। तो 16 घंटे लगते, 16 घंटे निकाल देंगे। 16×85 0:8, 16×3 48 और 8 56, यानी 560 जो है मेरी दूरी आ गई। ठीक है, दूरी उससे भी निकल जाएगी, अगर सेकंड वाले से करोगे तो भी निकल जाएगी। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं। बोला 21 क्रमागत विषम संख्याओं का संख्याएं हैं, यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है तो अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो दोस्त, अगर देखा जाए कंसेप्ट तो बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन अगर इतना याद रखो कि प्रथम 19 संख्याओं का औसत अगर x है तो बाकी की जो संख्याएं हैं उनका औसत उनके औसत में इस x में उतना ही जोड़ दो जितनी संख्याएं थी। तो इसमें 21 ही जोड़ना पड़ेगा, 21 से मेरा आंसर आ जाएगा। ये आएगा x+21, जो कि ऑप्शन नंबर लिखा है आपका सी। अगर मैं आपको बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, जरा सुनो। जैसे मान के लेता हूँ, मान के चलता हूँ कि मैं ना कुछ विषम संख्या ले लेता हूँ। कितनी? 7 ले लेता हूँ, 7 विषम संख्या लेता हूँ मैं। तो देखो, 1 3 5 7 9 11 13 3 3 6 और 1 15 ले लेता हूँ। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ प्रथम 5 संख्याओं का औसत बताओ, तो आप जानते हैं इनका औसत कितना होगा? 7 ही आएगा। ठीक है, तो मैं बताऊँ अंतिम 2 संख्याओं का औसत बताओ कितना आएगा? तो अंतिम 2 संख्याओं को इनको निकालूंगा तो 14 और 13 कितना हो जाएगा? 28। 28 में 2 से डिवाइड दूंगा कितना आएगा? 7। तो ये इस इसके अंदर अब देखो, ये 14 आया। 14 कैसे आया? जितनी संख्याएं थी, जितना मैंने ये मैंने एक्स माना, तो एक्स के लिए 7 थी, तो जितनी संख्याएं थी मैंने उतना ही इसमें जोड़ दिया। तो 7+7 कितना हो गया? 14, है ना। यानी कि जो पहली संख्या को जितना औसत होता है उसमें उतना ही जोड़ दो जितनी संख्या है टोटल। 7 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 14। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कंसेप्ट था। अगर थोड़ी सी दिक्कत और है तो मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखो और समझता हूँ, मैं 5 संख्या लेता हूँ इस बार, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ मैं आपको। देखो, मैंने बोला मैं 5 विषम संख्या लेता हूँ। मैंने लिए 1 3 5 7 और 9। मैंने बोला प्रथम 3 संख्याओं का औसत मान लो x है। अगर तुम x निकालोगे तो अपने हिसाब से x की वैल्यू कितनी आ रही है? तो 5 3 8 1 9, 9/3 संख्याएं हैं, तो औसत कितना आएगा? 3 आएगा। आ गया। मैं बोलूँ तो बाकी की 2 संख्याओं का औसत बताओ, तो तुम बोलोगे सर 7 9 16, 16 और 2 8। अब ये 8 आया। अच्छा बताओ, इनका औसत कितना आया? 8। इस 8 में ये 8 कैसे, 3 से 8 कैसे आया? सर बोलो सर 5 जोड़ा, 5 जोड़ना पड़ रहा है कि नहीं? तो मतलब, और मैं संख्याएं भी कितनी ली थी टोटल? 5। तो जितनी संख्याएं होती हैं, तो पहले में अगर कुछ संख्याओं का औसत x दिया है तो जितनी संख्याएं हैं तो बाकी की बची संख्याओं का औसत कैसे निकलेंगे? जो x माना है उसके अंदर ही आप उतना जोड़ दो जितनी संख्याएं हैं। तो भैया मैंने पहले औसत औसत 3 माना था, 3 में 5 जोड़ा, क्यों? 5 संख्याएं थी। पहले क्या बोला था? 7 जोड़ा, क्योंकि 7 संख्याएं थी। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो बस ये आपका कंसेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो ये क्लास में अलग से डालूंगा इसके ऊपर, तो आप इससे निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, चलो। बोला सरमन विवेक से 20% अधिक कुशल है। जो सरमन है विवेक से 20% अधिक कुशल है, मतलब 5 से 6 है। विवेक एक हेलमेट को 20 दिनों में बना सकता है, तो 5 क्षमता से 20 दिन लगाएगा तो 100 काम हो गया। तो सरमन के उसी हेलमेट को कितने दिन लगाएगा? तो 20×5 100/6 क्या हो गया? अच्छा, 20% कम कुशल है, सॉरी 4। तो यहाँ आएगा 4, 4 से 20 5 25। ठीक है, वह अमन 2 परीक्षाओं में शामिल हुआ। पहली परीक्षा में 600 में से उसने 420 अंक प्राप्त किए। वो यदि उसे कुल 70% अंक प्राप्त करने, तो दूसरी परीक्षा 500 में से कितने अंक प्राप्त करने वाले? अब देखो, 600 500 कितना होता है? 1100। 1100 का 70% कितना होगा? 770। मतलब उसे टोटल 770 अंक प्राप्त करने, कितना प्राप्त कर चुका है? 420। कितने कम रह गए? तो यहाँ से बचेगा 5 3, 350 अंक और प्राप्त करने पड़ेंगे। कितने में से? 500 में से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 35, 5 7 35, 70% मेरा आंसर आ गया। ठीक है, बोला 10 व्यक्तियों का औसत भार 3.5 10 व्यक्ति के औसत भार में 3.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है जब उनमें 85 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार बताओ। अच्छा मैं बताऊँ, 10 व्यक्ति पे 3.5 का भार, मतलब टोटल कितने की औसत में वृद्धि हुई ना, मतलब टोटल कितने में? 35 किलो की वृद्धि हुई।
क्यों? क्योंकि एक 85 किलो की जगह एक नया व्यक्ति आया है। अच्छा बताओ, जो व्यक्ति नया आया है वो 85 किलो तो वजन लेके आएगा ही, और प्लस इतना वजन एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी तो वजन, तभी तो औसत में वृद्धि हुई। तो 85 और 35 कितना होता है? 120। खत्म सब। एक गोले की त्रिज्या इतनी है, गोले का आयतन बताओ लगभग। दोस्त यहाँ पे आगे सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है। कुल मिला के बात ये है कि ना तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगा पाएंगे या ना यूनिट रेट लगा पाओगे, आपको सिंपल सॉल्व करना है। तो आइए, गोले का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, है ना। आ जाइए, 4/3 22/7 आर क्यू, यानी 49/10 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 49/10, 49/10 और 49/10। ठीक है। देखो, 7 से काटूंगा 7 बार, 49 × 49 कितना होता है? 24/0 1 होता है। 24/0 1 गुणा 7 करेंगे तो जीरो, सॉरी 7 × 7 जीरो, 7 × 4 = 28, हंसलाई 2, 7 × 2 = 14, तो 16, यानी 16,807 आ गया। 16,807 गुणा, अब मैं क्या करूँगा? देखो, चार तो ये है ही मेरे पास, और इस 11 में से इसको मैं लिख सकता हूँ 11 × 2। इस 2 को मल्टीप्लाई किया मैं 4 दूनी 8 से, अब इस 8 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्ट इससे। तो जीरो, 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 64, हंसलाई 6, 8 × 6 = 48, 6 × 54, हंसलाई 5, 8 × 8 और 5 13। अब देखो कितना आ गया? ये आ गया 1,34,516। अभी अपन को 11 का मल्टीपल और करना है। 11 से अपन ने कुछ दिया, तो 11 से मैं मल्टीप्लाई और कर रहा हूँ। तो देखो, 6, 6 × 5 = 11, 5 × 4 = 9, 1 = 10, 4 × 4 = 8, 1 = 9, 4 × 3 = 7, 1 = 8, 3 × 1 = 4 और 1 आ गया। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है? नीचे बचा 3, 3 से 2 डिवाइड, धड़ाधड़। तो 3 × 9 = 27, नहीं सॉरी, 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, है ना, और 3 × 6 = 18। तो मतलब कहीं ना कहीं 49 करके मेरा आंसर आएगा, 493। ठीक है, ये मेरा आंसर हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये वैल्यू है ना, कहीं ना कहीं गलत है। मैं अपने 11 का मल्टीपल थोड़ा ना कहीं गलत किया है, लेकिन 49 में मेरा आंसर आएगा, इतनी बात तो तय है। 49 शुरू होगा, बस यही मेरा आंसर है। ठीक है ना। चलो, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंकित मूल्य 50%, अंकित मूल्य का 50% यानी MP का 1/2 बराबर है क्रय मूल्य के 70% के। CP के 70% 7/10 के बराबर है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती, परसेंट छूट वो बताओ, प्रॉफिट बताओ। 2 से काटेंगे 5 बार, तो CP यहाँ लेके आऊँगा तो MP आ गया 7 और CP आ गया 5। तो 5/2 का प्रॉफिट हो रहा है। 2/5 मतलब कितना? 40%। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्त, आई होप आपको जो है क्लास पसंद आई हो। इसी तरीके से अपना जो है प्यार बनाए रहें। काफ़ी लोग कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है दोस्त, है ना। धन्यवाद।